नमस्कार दोस्तों। ये साइकोलॉजी के, ठीक है ना, साइकोलॉजी व शिक्षा शास्त्र के यानी पेडागोजी के दोनों के सम्मिलित रूप से शानदार क्वेश्चन आए हुए ओल्ड हैं। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं। वार्षिक योजना बनाते समय विज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? जब वार्षिक योजना बनाते समय विज्ञान शिक्षक को कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? उसे शिक्षण के लिए सामग्री और योजना का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। सीखना, संशोधित करना और परीक्षण। उसे शिक्षण के लिए सामग्री और योजना का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। सीखना, संशोधित करना और परीक्षण। He she need to analyze the content and plan to teaching, learning, revision and testing. उसे शिक्षण के लिए सामग्री और योजना का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। किसकी बात है? विज्ञान शिक्षक की। वह उसे प्रत्येक के लिए समय आवंटित करते समय छुट्टियों पर भी विचार करना चाहिए। जब जब एक कर देते हैं ओनली वन बी, एक कर तो है यार। यानी कि वार्षिक योजना बनाते समय विज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? ये कर रहा है वार्षिक योजना की बात। वार्षिक योजना मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग ए साइंस टीचर शल्ड कीप इन माइंड विल मेकिंग ए ईयरली प्लान। ठीक है भाई, उसे शिक्षण के लिए सामग्री और योजना का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। सीखना, संशोधित करना और परीक्षण। एक तो ये है। वह उसे प्रत्येक के लिए समय आवंटित करते समय छुट्टियों पर भी विचार करना चाहिए। He she also must consider the holidays and weekends while allotting the time for each unit. वह उसे प्रत्येक के लिए समय आवंटित करते समय छुट्टियों पर भी विचार करना चाहिए। वार्षिक योजना संपूर्ण पाठ्यक्रम की कई इकाइयों की रूपरेखा व पाठ्यक्रम पूरा करने में आवश्यक समय का निर्धारण है। इसमें एक अध्यापक विषय वस्तु का विश्लेषण करता है। वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, रिवीजन व परीक्षण की योजना बनाता है। शिक्षक प्रत्येक इकाई के लिए समय का निर्धारण करते समय छुट्टियों व अवकाश का भी ध्यान रखता है। वार्षिक योजना संपूर्ण पाठ्यक्रम की कई इकाइयों की रूपरेखा वह पाठ्यक्रम पूरा करने में आवश्यक समय का निर्धारण है। इसमें एक अध्यापक विषय वस्तु का विश्लेषण करता है। वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, रिवीजन व परीक्षण की योजना बनाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, रिवीजन व परीक्षण की योजना बनाता है। शिक्षक प्रत्येक इकाई के लिए समय का निर्धारण करते समय छुट्टियों व अवकाश का भी ध्यान रखता है। डिफाइन प्लान, प्लान को परिभाषित करें। डिफाइन प्लान, प्लान को परिभाषित करें। प्लान को परिभाषित करें। डिफाइन प्लान मतलब, जब भाई सुन मेरी बात, किसी विषय ये बताना है, प्लान को परिभाषित करना है। प्लान क्या है? किसी विशेष कार्य को शामिल करने वाली गतिविधि करना, ये है। या फिर प्रश्न पूछें, हमने आखिरी पार्ट में क्या किया। आस्क क्वेश्चन, व्हाट डिड वी डू एट द लास्ट लेसन। फिर है पिछले चरण में सांकेतिक भाषा का विस्तार और इसे निजीकरण करके कंसीडेंस लैंग्वेज फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज बाई एक्सटेंडिंग एंड पर्सनलाइजेशन एट ए। गतिविधि के लिए एक संदर्भ प्रदान करना। जब भैया क्या करें इसमें हैं? नीचे तो आंसर ये डायरेक्ट। प्लान को परिभाषित करें। किसी विशेष कार्य को शामिल करने वाली गतिविधि। प्रश्न पूछे, हमने आखिरी पार्ट में क्या किया। पिछले चरण में संकेत भाषा का विस्तार और इसे निजीकरण करके। गतिविधि के लिए एक संदर्भ प्रदान करना। चल ये करते हैं ना, देख ले।
गतिविधि के लिए एक संदर्भ प्रदान करना। डिफाइन प्लान, प्लान को परिभाषित करें। एक संदर्भ प्रदान करना। प्रोवाइडिंग एक कॉन्टेक्स्ट फॉर द एक्टिविटी, प्रोवाइडिंग एक कॉन्टेक्स्ट फॉर द एक्टिविटी। पिछले चरण में संकेतिक भाषा विस्तार और इसे निजीकरण करके। कंसिडरेंस लैंग्वेज फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज ऑफ एक्सटेंडिंग एंड ए पर्सनलाइज इट। डी है ये। गतिविधि के लिए एक संदर्भ प्रदान करना। गतिविधि के लिए एक संदर्भ प्रदान करना ये है। गतिविधि के लिए संदर्भ प्रदान करना प्लान या योजना कहलाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कई प्रकार की योजना का निर्माण किया जाता है, जैसे कि वार्षिक योजना, ईयरली प्लान, मासिक योजना, मंथली प्लान, इकाई योजना, यूनिट प्लान, पार्ट। ये है। लेकिन वो बात तो सही है, प्लान बात आगे समझ में। प्लान कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंसर ये माना है इसने, गतिविधि के लिए एक संदर्भ प्रदान करना। संदर्भ बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। हमें अपनी पाठ्य योजना में लचीलापन क्यों सुनिश्चित करना चाहिए, इसको तो बता देंगे यार। पाठ्य योजना में लचीलापन एक योजना में कई चीज़ों को शामिल करने की अनुमति देगा ताकि पाठ्यक्रम को जल्द पूरा किया जाए। नहीं, एक नहीं है, एक के बाद में। लचीलापन निरंतर आकलन के जरिए योजना को समझ करने देगा, ये सही है। फ्लेक्सिबिलिटी विल लेट द प्लान ऑफ एडजस्ट थ्रू कंटिन्यूस असेसमेंट है ना। दृढ़ पाठ योजना की तुलना में निरंतर मूल्यांकन कम महत्वपूर्ण है। दो करते हैं, लेकिन इसमें और भी है। दृढ़ पाठ योजना की तुलना में निरंतर मूल्यांकन कम महत्वपूर्ण है। दृढ़ पाठ योजना की तुलना में निरंतर मूल्यांकन कम महत्वपूर्ण है। मतलब मैं दो कर रहा हूँ। कंटिन्यूस असेसमेंट इज लेस इम्पोर्टेंट टास्क देन रिगाइड लेसन प्लानिंग। दृढ़ पाठ योजना की तुलना में निरंतर मूल्यांकन नहीं, दो करते हैं, हटा। तो है ही नहीं है यार। लचीलापन निरंतर आकलन के जरिए योजना को समायोजित करने देगा। चल तीनों कर देते हैं, हटा। अरे यार ये देखा नहीं है, देख एरिया ये ओनली सेकंड मतलब ये है तेरे की। कोई नहीं। एक पाठ योजना में लचीलापन होना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण अधिगम क्रियाओं के संचालन के दौरान उसमें आवश्यक परिवर्तन किए जा सके। प्रश्नानुसार पाठ योजना में लचीलापन निम्न कारणों से सुनिश्चित करना चाहिए। लचीलापन पाठ योजना निरंतर आकलन के जरिए योजना को समायोजित करने देगा। दृढ़ पाठ योजना की तुलना में निरंतर मूल्यांकन अधिक महत्वपूर्ण है। दृढ़ पाठ योजना की तुलना में निरंतर मूल्यांकन दृढ़ पाठ योजना की तुलना में निरंतर मूल्यांकन अधिक महत्वपूर्ण है। दृढ़ पाठ योजना की तुलना में निरंतर मूल्यांकन अधिक महत्वपूर्ण है। दृढ़ पाठ योजना की तुलना में निरंतर मूल्यांकन अधिक महत्वपूर्ण, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन योजना का उदाहरण है। दीर्घकालीन अवधि, पाठ, इकाई, भी कर देते हैं, सही है। वार्षिक योजना दीर्घकालीन योजना का उदाहरण है। वार्षिक योजना शिक्षण की एक ऐसी दीर्घकालीन योजना है जो विद्यालय में एक पूरे साल के लिए बनाई जाती है। वार्षिक योजना में शिक्षण के संपूर्ण सत्र की विभिन्न गतिविधियों को ब्यौरा रखा जाता है। इसमें कब क्या कार्य करने हैं तथा किन कार्यों को किस सीमा में समाप्त करना है, इन सब बातों का विवरण होता है। वार्षिक योजना अध्यापक को निर्देशन तथा मार्गदर्शन देती है।
वार्षिक योजना दीर्घकालीन योजना का उदाहरण है। वार्षिक योजना शिक्षण की एक ऐसी दीर्घकालीन योजना है जो विद्यालय से एक पूरे साल के लिए बनाई जाती है। वार्षिक योजना में शिक्षण के संपूर्ण सत्र की विभिन्न गतिविधियों को ब्यौरा रखा जाता है। इसमें कब क्या कार्य करने हैं तथा किन कार्यों को किस सीमा में समाप्त करना है, इन सब बातों का विवरण होता है। वार्षिक योजना इसमें कब क्या कार्य करने तथा किन कार्यों को किस सीमा में समाप्त करना है, इन सब बातों का विवरण होता है। वार्षिक योजना अध्यापक को निर्देशन तथा मार्गदर्शन देती है। आवेदन उद्देश्य से क्या तात्पर्य होता है? आवेदन उद्देश्य से क्या तात्पर्य होता है? मतलब आवेदन की कह रहा है। यह तर्क, परिकल्पना, व्याख्या और भविष्यवाणी की क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जाता है। आवेदन उद्देश्य, जब वो बात तो तेरी सही है, लेकिन आवेदन एक तो वो आवेदन जो कोई विज्ञप्ति आती है जब आवेदन करते हैं अपन, वो उद्देश्य क्या तात्पर्य होता है? संबंध, भेदभाव, उदाहरण और समीकरण को देखने की क्षमता को विकसित करने करके यह महसूस किया जाता है। आंसर ही देख ले यार, ये है। यह तर्क, परिकल्पना, व्याख्या और भविष्यवाणी की क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जाता है। आवेदन उद्देश्य से तात्पर्य होता है यह तर्क, परिकल्पना, व्याख्या और भविष्यवाणी की क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जाता है। आवेदन उद्देश्य एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, ज्ञान और बोध के साथ तीसरा उद्देश्य है, जिसमें तर्क, परिकल्पना, व्याख्या जैसे गुणों का विकास किया जाता है। जिसमें तर्क, परिकल्पना, व्याख्या जैसे गुणों का विकास किया जाता है। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स, संज्ञानात्मक डोमेन में कितनी श्रेणियां होती है? पता नहीं। सी 6। संज्ञानात्मक डोमेन में 6 श्रेणी होती है। ज्ञान, ये डोमेन ने कंफ्यूज कर दिया यार। संज्ञानात्मक का तो पता है, लेकिन डोमेन मतलब, इस वजह से कंफ्यूज हो गए। ये तो याद है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। जब विश्लेषण, ये क्रमबद्ध ऐसे भी पूछ सकता है, वो निम्नलिखित को क्रमबद्ध कीजिए। जब अब अलग अलग रहा है ना कि भाई ज्ञान है जो कि भाई बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये सबसे छोटी चीज़ है ज्ञान। इसके बाद में है बोध, बोध के बाद में है अनुप्रयोग, है ना, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और मूल्यांकन। और ये भी बार बार में क्वेश्चन आता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विधि बड़ी है, विश्लेषण या संश्लेषण? विश्लेषण छोटी है, संश्लेषण बड़ी है। ठीक। मूल्यांकन, संज्ञानात्मक डोमेन का वर्गीकरण वर्ष 1956 में ब्लूम ने किया था या दिया था। मनोचिकित्सात्मक डोमेन से क्या तात्पर्य है? मानसिक या शारीरिक कौशल। मनोचिकित्सात्मक डोमेन या मनोचालक पक्ष का संबंध मानसिक या शारीरिक कौशल से होता है। इसके अंतर्गत मांसपेशीय क्रियाओं पर बल दिया जाता है। मनोचालक पक्ष से संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने वर्ष 1966 में किया था। सिम्पसन ने वर्ष 1966 में किया था। मनोचालक पक्ष का संबंध मानसिक या शारीरिक कौशल से होता है। इसके अंतर्गत मांसपेशीय क्रियाओं पर बल दिया जाता है। मनोचालक पक्ष से संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने वर्ष 1966 में किया था। अनुकरण, अभिव्यक्ति और प्राकृतिककरण सीखने में निम्नलिखित में किस डोमेन से संबंधित है? अनुकरण, अभिव्यक्ति, सुन मेरी बात, मनोचिकित्सक डोमेन से क्या तात्पर्य है? कोई दिक्कत नहीं। डोमेन, संज्ञानात्मक डोमेन, मनोचालक पक्ष से संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने वर्ष 1966 में
किया था। अनुकरण, अभिव्यक्ति और प्राकृतिकरण सीखने में निम्नलिखित में किस डोमेन से संबंधित है? डी, मनोचालक क्षेत्र। अनुकरण, अभिव्यक्ति और प्राकृतिकरण सीखने में निम्न में किस डोमेन से संबंधित है? मनोचालक क्षेत्र। मनोचालक क्षेत्र है। कौशल, तो सुन मेरी बात, ये भी तो आ सकता है। किस डोमेन से संबंधित है? भावात्मक मनोचालक क्षेत्र है। अनुकरण, अभिव्यक्ति, प्राकृतिकरण या स्वाभाविकरण, कार्य करना, समायोजन आदि सीखने के मनोचालक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अनुकरण, अभिव्यक्ति, प्राकृतिकरण व स्वाभाविकरण, कार्य करना, समायोजन आदि सीखने के मनोचालक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मनोचालक क्षेत्र का संबंध छात्रों की शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षित तथा कौशल के विकास से होता है। ज्ञान उद्देश्य क्या है? यह याद और अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जाता है। ज्ञान, यह याद और अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करने के लिए किया जाता है। ज्ञान उद्देश्य याद और अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जाता है। ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत आंकड़े या जानकारी को याद करने, परिभाषित करने, वर्णन करने, पहचान करने, मिलान करने, चुनने जैसे कौशल सिखाए जाते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र में डोमेन, क्षेत्र का मतलब है क्षेत्र को बोलते हैं डोमेन। में स्मरण से आप क्या समझते हैं? एक नई स्थिति में या तन्मयता के अनुत्तेजित उपयोग में अवधारणा का उपयोग करना। एक नई स्थिति में या तन्मयता के अनुत्तेजित उपयोग में अवधारणा का उपयोग करना। जब पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना। स्मरण से आप क्या समझते हैं? पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना। स्मरण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन देख तो पहला देख, विचारों या सामग्रियों के मूल्य के बारे में निर्णय लेना। एक नई स्थिति में या तन्मयता के अनुत्तेजित उपयोगों में अवधारणा का उपयोग करना। अर्थ अनुवाद, छेपक और व्याख्या को समझना। पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना। डी है, पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना ही स्मरण कहलाता है। ब्लूम मोदी ने संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 भागों में विभाजित किया। ज्ञान बोध अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। किसने दिया था ये 6? ये दिए थे भाई साहब ब्लूम महोदय ने। पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना ही स्मरण कहलाता है। ब्लूम महोदय ने संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 भागों में विभाजित किया। एक ज्ञान बोध है, क्रम पूछ सकता है वो। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। बी पहले है ना? बी संश्लेषण से बाद में है। ज्ञान उद्देश्य की मुख्य विशेषता पुनः समझ। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि ज्ञान उद्देश्य सीखने वाले व्यक्ति की उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो मुख्य रूप से स्मृति से संबंधित होती है। इसको बताते हैं ना क्वेश्चन यार, बता ऐसे नहीं। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते थे? बेंजामिन ब्लूम बढ़ावा देना चाहते थे उपयुक्त दृष्टिकोण, उच्च प्रकार का चिंतन, व्यवहार का विकास और बुद्धि। बढ़ावा देना चाहते थे जब उपयुक्त दृष्टिकोण या बुद्धि या उच्च प्रकार का चिंतन या व्यवहार का विकास। व्यवहार का विकास जब इसमें आएगा कौन सा बताऊं?
ये इसको हटा दे, है ना। व्यवहार का विकास, उपयुक्त दृष्टिकोण, बुद्धि। डी का है क्या यहाँ पर? उपयुक्त दृष्टिकोण। पता नहीं लग रहा है यार, क्या करें इसमें? उपयुक्त दृष्टिकोण करें, या उस प्रकार का चिंतन करें, या बुद्धि करें, या व्यवहार का विकास? व्यवहार का विकास। व्यवहार से तो वाटसन है, वैसे व्यवहार वैसे वाटसन, तो बुद्धि है ब्लूम। चल पी कर दिया, ऐसा ही है यार पी। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम उस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देना चाहते थे। डॉक्टर ब्लूम एवं उनके सहयोगियों ने वर्ष 1956 में शिक्षण उद्योगों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष में किया है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष में किया है। फिर उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष 6 भागों में वर्गीकृत किया: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इस आधार पर देखा जाए तो ब्लूम महोदय बच्चों को ज्ञान के निम्न स्तर से चिंतन से लेकर मूल्यांकन के उच्च स्तर के चिंतन के लिए बढ़ावा देना चाहते हैं। ज्ञान, बोध, ज्ञान है, ज्ञान के बाद में बोध है, बोध के बाद में अनुप्रयोग है। क्रम पूछ लेता है वो, जब ज्ञान है यहाँ पर ये पूछ लेगा, वो बताइए ब्लूम के अनुसार 6 भागों में जो 6 है ज्ञान के प्रयोग, है ना, ज्ञानात्मक पक्ष के जो 6 प्रयोग है उनमें से निम्नलिखित में कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो ये याद अच्छी तरह होना चाहिए। जब एक तो है ज्ञान, फिर 2 बोध, फिर 3 अनुप्रयोग, फिर 4 विश्लेषण, फिर 5 संश्लेषण और 6 मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। और 6 मूल्यांकन। चल क्रम से बता ला, अगर याद है तो क्रम से बता, क्रम से बता। देख, ज्ञान, बोध, ज्ञान, बोध, ज्ञान, बोध, फिर ज्ञान, बोध, जब पहले भी है, फिर संश्लेषण है, फिर उदाहरण है, ये तो याद है। अब एक कौन सी रह रही है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। हाँ सही है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, बी पहले, से बाद में, फिर उदाहरण। भावात्मक क्षेत्र डोमेन में क्या शामिल है, ये तो दिखा है नहीं यार, ध्यान नहीं गया है, और वैसे भी ध्यान नहीं गया। चल देखते, वैसे भी कर देंगे इसको, कोई नहीं है, ये तो है आएगा नहीं। बात भावात्मक की पूछ रहा है जब, ये भी है। भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध भावों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, संवेगों, मनोवृत्तियों, रुचियों आदि से होता है। भावात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण सन 1964 में क्रथवाल, ब्लूम तथा मसीहा ने किया था। 1964 में क्रथवाल, ब्लूम तथा मसीहा ने किया था। भावात्मक क्षेत्र को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया: आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, स्वाभाविकरण। भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं भावात्मक क्षेत्र में अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध भावों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, संवेगों, मनोवृत्तियों, रुचियों आदि से होता है। भावात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण सन 1964 में क्रथवाल, ब्लूम तथा मसीहा, नाम पढ़ा नहीं वही इनका, क्रथवाल बात 1964, ब्लूम तथा मसीहा ने किया था। भावात्मक क्षेत्र को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है: आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, स्वाभाविकरण। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग के उद्देश्य के रूप में माना जाता है?
अनुप्रयोग के उद्देश्य के रूप में माना जाता है? चलो बता। शब्दावली का उपयोग करना, प्रभावी ढंग से पढ़ना, केंद्रीय शब्दों को अपने शब्दों में बताना। कौन सा अनुप्रयोग के उद्देश्य के रूप में माना जाता है? अनुप्रयोग, केंद्रीय शब्दों को अपने शब्दों में बताना, केंद्रीय शब्दों को अपने शब्दों में बताना। कथन को परिभाषित करना, केंद्रीय शब्दों को अपने शब्दों में बताना। सही है। वे कैसे दिया ये पता नहीं, लेकिन ये सही है, केंद्रीय शब्दों को अपने शब्दों में बताना। भाई ये बात कर रहा है अनुप्रयोग का। अनुप्रयोग का मतलब होता है जैसे कि सरपंच, सरपंच के नीचे उप सरपंच होता है, ऐसे ही ये प्रयोग के नीचे अनुप्रयोग, ऐसे समझ सकते हैं, के रूप में माना जाता है। केंद्रीय शब्दों को अपने शब्दों में बताना, केंद्रीय शब्दों को अपने शब्दों में बताना। अनुप्रयोग उद्देश्य को बताना। अनुप्रयोग उद्देश्य का मतलब विद्यार्थी बोध और स्मरण किए गए तथ्यों, सिद्धांतों, घटनाओं, नियमों आदि का प्रयोग करता है। यह ज्ञानात्मक क्षेत्र का तीसरा उद्देश्य है। इसके पहले ज्ञान और बोध उद्देश्य आते हैं। इसके पहले ज्ञान और बोध उद्देश्य आते हैं। निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? बता। जब मनोविज्ञान करें या शिक्षा शास्त्र करें? प्रभावी शिक्षण, प्रभावी शिक्षण यार देख, ये दोनों तो है नहीं है, या तो बी है या सी है। प्रभावी शिक्षण की बात आ रही है, शिक्षण की बात आ रही है, तो यही है शिक्षा शास्त्र। सही है, शिक्षा शास्त्र प्रभावी शिक्षण का विज्ञान। शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र कहलाता है। इसमें अध्यापन की शैली या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। 30। एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्य में हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्य में हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण को दोहराना है, समझाना है, प्रत्यास्मरण, अनुसंधान। दोबारा देख ले। एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्य के हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विविध शासन प्रणालियों वर्गीकृत किया जाता है। एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्य में हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस शिक्षण विधि का उद्देश्य प्रकरण को समझाना, NVSTGT समझाना कहते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र, डोमेन स्मरण से आप क्या समझते हैं? पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना। पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना, ये स्मरण कहलाता है। ब्लूम मोदी ने संज्ञानात्मक में ये आ गया पहले है 6 भागों में विभाजित किया। ज्ञान, बोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। संज्ञानात्मक क्षेत्र के पहले उपभाग ज्ञान उद्देश्य की मुख्य विशेषता पुनः स्मरण। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ज्ञान उद्देश्य सीखने वाले व्यक्ति की उन क्रियाओं का वर्णन करती है जो मुख्य रूप से स्मृति से संबंधित होती है। इसको करते हैं ना। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम पूरा नाम है। बेंजामिन ब्लूम किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते थे? जब ये पहले भी आ गया है
क्वेश्चन, उचित प्रकार का चिंतन। डॉक्टर बेंजामिन उच्च प्रकार के पहले आ गया है ना, डिटेल वही है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इस आधार पर देखा जाए तो ब्लूमबर्ग बच्चों को ज्ञान के निम्न स्तर के चिंतन से लेकर मूल्यांकन को उच्च स्तर के चिंतन तक के लिए बढ़ावा देना चाहते हैं। भावात्मक क्षेत्र डोमेन में क्या शामिल है? भावात्मक क्षेत्र डोमेन में क्या शामिल है? भावात्मक क्षेत्र में क्या शामिल है? इसको देख ले, इसको हटा दे, है ना। ये पढ़ लिया वैसे पढ़ने। भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध भावों, दृष्टिकोण, मूल्यों, संवेगों, मनोवृत्तियों, रुचियों आदि से होता है। भावात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण सन 1964 में कर्तवाल, ब्लूम तथा मसीहा ने किया। भावात्मक क्षेत्र को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया: आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूलन, संगठन और स्वाभाविकरण। निम्नलिखित में कौन सा अनुप्रयोग के उद्देश्य के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में कौन सा अनुप्रयोग के उद्देश्य के रूप में माना जाता है? शब्दावली का उपयोग करना, प्रभावी ढंग से पढ़ना, केंद्रीय शब्दों को अपने शब्दों में बताना, कथन को परिभाषित करना। बता। अनुप्रयोग के उद्देश्य के रूप में माना जाता है। सी करें क्या? सी। केंद्रीय शब्दों को अपने शब्दों में बताना अनुप्रयोग उद्देश्य का उदाहरण है। अनुप्रयोग उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थी बोध और स्मरण किए गए तथ्यों, सिद्धांतों, घटनाओं, नियमों आदि का प्रयोग करता है। यह ज्ञानात्मक क्षेत्र का तीसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है। इससे पहले ज्ञान और बोध उद्देश्य आते हैं। ज्ञान, फिर बोध, है ना, फिर तीसरा। विश्लेषण पहले आएगी या फिर संश्लेषण? विश्लेषण पहले से बाद में। निम्न में कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? ये पढ़ लिया, शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र शिक्षण शास्त्र का इसके अध्यापन की शैली तथा नीतियों का अध्ययन किया जाता है। एक शिक्षक अपने छात्र से राज्य में हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण को समझना है। एक शिक्षक अपने छात्रों से राज्य में हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण को समझाना है। ऐसी गतिविधि से विद्यार्थी स्वयं क्रिया करके अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे उनका अधिगम स्थायी होता है और उनमें रचनात्मक का विकास होता है। रचनात्मकता का अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बता दें क्या? चलो बता। अध्यापन में यह भावना निहित होती है कि कोई कुछ न कुछ सीखता ही है। ठीक है ना? नहीं है। अध्यापन की यह विशेषता है कि अध्यापक और अध्येता के मध्य एक विशेष संबंध होता है। सही है। अध्यापन शिक्षा की एक आवश्यक शर्त तो होती है, परंतु पर्याप्त नहीं। अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतः सीखते ही हैं। अनिवार्यत नहीं है भाई। जैसे कि टीचर ने एक पाठ पढ़ाया, अब ज़रूरी थोड़ी है, अगर अनिवार्यत की बात है तो ज़रूरी थोड़ी सभी बच्चे उस पाठ को सीख जाएंगे। तीनों सही है। डी करते हैं ना? सही है। अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतः सीखते ही हैं। ये कथन अनिवार्यता ना, यह कथन अध्यापन के विषय में सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी अध्यापन बच्चों की आवश्यकताओं, अभी क्षमताओं, योग्यता, रुचि, मनोवृत्ति के अनुरूप न होने के कारण वे नहीं सीख पाते। जॉयस तथा मार्शवेल 1980।
1980 ने विभिन्न उपलब्ध अध्यापन पद्धतियों को 4 स्पष्ट वर्गों समूह में बांटा। इनमें से कौन सा वर्ग उन वर्गों में से एक नहीं है? जोयस तथा मार्सवेल 1980 ने विभिन्न उपलब्ध अध्यापन पद्धतियों को 4 स्पष्ट वर्गों समूह में बांटा। इनमें से कौन सा वर्ग उन वर्गों में से एक नहीं है? उन वर्गों में से एक नहीं है। समझ में नहीं आई भाई? जोयस तथा मार्सवेल 1980 ने विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 स्पष्ट वर्गों समूह में बांटा। इनमें से कौन सा वर्ग उन वर्गों में से एक नहीं है? व्यक्तिगत वर्ग, उदार अधिगम वर्ग, व्यवहार रूपांतरण वर्ग, सूचना प्रक्रमण वर्ग। नहीं आता भाई। उदार अधिगम वर्ग। ये क्वेश्चन दे कहाँ से रहे हैं ये? नहीं है। व्यक्ति वर्ग है, व्यवहार रूपांतरण वर्ग है, सूचना प्रक्रमण वर्ग है। ब्रूस आर जोयस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 स्पष्ट वर्गों समूह में बांटा है। अंतर प्रक्रिया वर्ग, सूचना प्रक्रमण वर्ग, व्यक्तिगत वर्ग, व्यवहार रूपांतरण वर्ग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 स्पष्ट वर्गों समूह में बांटा है। चार स्पष्ट वर्गों समूह में बांटा है। अंतर प्रक्रिया वर्ग, सूचना प्रक्रमण वर्ग, व्यक्तिगत वर्ग और व्यवहार रूपांतरण वर्ग। अंतर प्रक्रिया वर्ग, सूचना प्रक्रमण वर्ग, व्यक्तिगत वर्ग, व्यवहार रूपांतरण वर्ग। ये इसमें ये जो भारी भरकम शब्द है ना, इनसे मामला गोलमोल होता है और कोई दिक्कत नहीं, समझने में दिक्कत आती है। जैसे कि प्रक्रमण, व्यवहार रूपांतरण, यदि कोट निम्न प्रकार दिए गए हैं, है ना, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम आ गया ना, क्रम का क्वेश्चन। जब ये तो एकदम क्लियर याद ही होना चाहिए। जब मूल्यांकन सबसे लास्ट में है और बी पहले से बाद में है। विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन जब एक ये है, दो ये है, तीन ये है, जब 4 5 6 एक में देख ले, 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 ये डी है, डी है, सही है। जब डी है, ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण का क्रम निम्नानुसार है। ज्ञान, नॉलेज, बोध, कंप्रिहेंशन, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, एवोल्यूशन। जब ये क्या है, 6 ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन क्रम से ही है। 17 में निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? हार्वर्ड के पंचपदीय। जब नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण, तुलना और सचेतीकरण, सामान्यीकरण, आकलन और मूल्यांकन। तुलना और सचेतीकरण ये नहीं है। चल भी करते हैं।
यार ये आकलन और मूल्यांकन नहीं है, औपचारिक शिक्षण पदों का भाग नहीं है हर्बर्ट के पंचपदी का। जबकि नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण है, तुलना और सशक्तिकरण है, सामान्यीकरण है। कौन सा हर्बर्ट के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? जब नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण है, तुलना और सशक्तिकरण है, सामान्यीकरण है। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना का निर्माण 5 पदों में किया है, जो हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है। ये 5 पद निम्न है: प्रस्तावना अथवा तैयारी, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण तथा तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग तथा अभ्यास। प्रस्तावना तथा तैयारी, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण तथा तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग तथा अभ्यास। प्रस्तावना अथवा तैयारी, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण तथा तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग तथा अभ्यास। जो हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है। ये 5 पद निम्न है: प्रस्ताव, ये ऐसे याद किया था ना, प्रस्ताव प्रस्तुत तुलना, है ना, प्रस्ताव प्रस्तुत तू से तुलना, यह है इनका क्रम। फिर सामान्यीकरण, प्रयोग तथा अभ्यास। ब्लूम के अनुक्रम में कौशल, संज्ञानात्मक डोमेन, मनोप्रेरणात्मक डोमेन, प्रभावी डोमेन। जब 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 ये करें हैं गलत उपयोग सही है। संज्ञानात्मक डोमेन, मनोप्रेरणात्मक डोमेन और संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोप्रेरणा क्षेत्र और प्रभावी डोमेन। ब्लूम के अनुक्रम में कौशल संज्ञानात्मक डोमेन, प्रभावी डोमेन तथा मनोप्रेरणा डोमेन तीनों से जुड़ा है। संज्ञानात्मक डोमेन के किस चरण से नीचे दिया गया प्रश्न संबंधित है? संज्ञानात्मक डोमेन के किस चरण से नीचे दिए गए प्रश्न संबंधित है? क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोगों की घटनाओं में कमी आती है? किस चरण से नीचे दिए गया प्रश्न संबंधित है? पेपर हल्के में मत लेना, KVS के पेपर शानदार आते हैं। संज्ञानात्मक डोमेन के किस चरण से नीचे दिया गया प्रश्न संबंधित है? क्या निरंतर हाथ धोने से? रोगों की घटनाओं में कमी आती है? क्या करें अब इसका? एक कर रहा हूँ मैं तो। एक क्यों कर रहा है? समावेशन और संश्लेषण, लागू करना, मूल्यांकन, विश्लेषण। चल एक करते हैं ना, एक ये सही है। उपयुक्त दिए गए प्रश्न समावेशन से संबंधित है। समावेशन विभिन्न तत्वों तथा भागों को क्रमबद्ध करके समग्र की रचना करना सम्मिलित होता है। विभिन्न तत्वों तथा भागों को क्रमबद्ध करके समग्र की रचना करना सम्मिलित होता है। प्रभावी डोमेन में आयोजन के अंतर पर सचित ज्ञान बनाया जाता है। अंकन के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। निरूपण के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है।
क्वेश्चन शानदार आ रहे हैं भाई। डोमेन की जगह तू क्षेत्र बोल सकता है। प्रभावी क्षेत्र में के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। यार अंकन 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 गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रभावी डोमेन में उपयुक्त में से किसी भी स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान नहीं बनाया जाता। संक्षिप्त ज्ञान प्रभावी डोमेन के अंतर्गत, प्रभावी क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध भावों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, संवेगों, मनोवृत्तियों, रुचियों आदि से होता है। इसलिए इस डोमेन में संक्षिप्त ज्ञान पर बल नहीं दिया जाता। सुश्री शैलजा, जो कक्षा 5 की अध्यापिका है, अपने विद्यार्थियों से शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक व्यवहार संबंधी उच्च अपेक्षाएं रखती है। उसके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेही हो, प्रोत्साहित करने वाला हो तथा बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। अपने विचारों में वह दृढ़ है, परंतु कक्षा संबंधी नियमों का तर्काधार देने में थोड़ा समय लेती है। उसका विश्वास है कि जब विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करे तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह ऐसी सजा देना चाहती है जो उचित हो, परंतु बच्चे अवमानित अनुभव न करें। उन्मुक्त, प्रामाणिक, सत्तावादी, हस्तक्षेप। डी करें क्या? उन्मुक्त है। उन्मुक्त वातावरण कक्षा में शिक्षक एक सर्वमान्य बौद्धिक नेता के रूप में शिक्षार्थियों को नेतृत्व प्रदान करता है। उसका शिक्षार्थियों पर कठोर नियंत्रण नहीं होता, परंतु वह उनकी जरूरतों व समस्याओं को समझकर उनका मार्गदर्शन करते हुए शिक्षण कार्य संपादित करता है। उन्मुक्त वातावरण वाली कक्षा में शिक्षक एक सर्वमान्य बौद्धिक नेता के रूप में शिक्षार्थियों को नेतृत्व प्रदान करता है। उसका शिक्षार्थियों पर कठोर नियंत्रण नहीं होता। ये वैसे शब्द ऐसा लग रहा है, लेकिन ये अर्थ सही दे रहा है। इस वजह से उन्मुक्त यानी कि खुला वातावरण, स्वतंत्र। शब्दों की तो महिमा है। उसका शिक्षार्थियों पर कठोर नियंत्रण नहीं होता, वरन वह उनकी जरूरतों व समस्याओं को समझकर उनको मार्गदर्शन करते हुए शिक्षण कार्य संपादित करता है। उद्देश्य इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस संज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान का प्रयोग है। अरे यार, वो लेसन प्लान बनाते हैं ना, उसमें लिखा जाता है ये उद्देश्य इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर सकेंगे। यह ज्ञानात्मक उद्देश्य के बोध या संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से क्या करें? एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। उद्देश्य तत्कालीन तथा प्राप्त होते हैं। उद्देश्य व्यापक और सामान्य होते हैं। उद्देश्य विषय वस्तु के चयन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। उद्देश्य संभावित उपलब्धि के साध्य बिंदु होते हैं। चल सी करते हैं ना। उद्देश्य की बात मान तो ली, ये व्यापक है लेकिन सामान्य नहीं होता। उद्देश्य तात्कालिक तथा प्राप्त होते हैं। उद्देश्य विषय वस्तु के चलन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। उद्देश्य संभावित उपलब्धि के लिए साध्य बिंदु होते हैं। ये नहीं है।
किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उद्देश्य तात्कालिक तथा प्राप्त होते हैं। उद्देश्य विषय वस्तु के चयन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। उद्देश्य तात्कालिक तथा प्राप्त होते हैं। उद्देश्य विषय वस्तु के चयन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। उद्देश्य संभावित उपलब्धि के लिए शायद बिंदु होते हैं। उद्देश्य व्यापक और शामिल होते हैं। ये कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं। उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। ये नहीं है। उद्देश्य तात्कालिक तथा प्राप्त होते हैं। उद्देश्य विषय वस्तु के चयन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। उद्देश्य संभावित उपलब्धि के लिए शायद बिंदु होते हैं। उद्देश्य तात्कालिक तथा प्राप्त होते हैं। उद्देश्य विषय वस्तु के चयन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उद्देश्य तात्कालिक तथा प्राप्त होते हैं। उद्देश्य विषय वस्तु के चयन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। उद्देश्य संभावित उपलब्धि के शायद बिंदु होते हैं। उद्देश्य व्यापक और शामिल होते हैं। यह कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्य से संबंधित नहीं है। व्यापक और शामिल होते हैं। शानदार क्वेश्चन है। उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे एक परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, सक्रिय करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना इत्यादि निम्न में किस वर्ग से संबंधित है? अनुप्रयोग। उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना। उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, सक्रिय करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना इत्यादि अनुप्रयोग वर्ग से संबंधित है। अनुप्रयोग उद्देश्य स्तर पर छात्र विभिन्न स्थूल अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में अपने ज्ञान व बोध के आधार पर किए गए अमूर्तकरण का प्रयोग करते हैं। इसको पढ़ेंगे बाद में। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।